विद्या विहंगम क्लासेज में बच्चों आप सबों का फिर से स्वागत है। ग्रेविटेशन सीरीज की आज हम लोग 9वीं एपिसोड पे हैं। और जैसा कि मैंने 8th एपिसोड में कहा था कि आगे हम लोग जो है केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं ग्रेविटेशन का ये केपलर्स लॉ क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। इसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। केपलर्स लॉ का जो पहला लॉ है ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है कि जो सभी प्लैनेट हमारा जो प्लानिटरी सिस्टम है जिसमें हम जानते हैं कि सन के अराउंड जो है प्लैनेट्स मूव करते हैं। और अब तक के न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में हम लोगों ने इसको सर्कुलर मान कर कर करके जो भी कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था, उस समय तक कंसेप्ट हम लोगों ने रखा था कि जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि जो प्लानिटरी मूवमेंट है सन के अबाउट प्लैनेट्स का वो है सब के सब जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। पहला चीज जान लीजिए कि जो ऑर्बिट है ये होता है इलिप्टिकल। और यही कारण था कि इसके पिछले वाले सीरीज में क्लास में हमने इलिप्स के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करके आपको इलिप्स की प्रॉपर्टीज भी बताई थी। अब यहाँ क्या है, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि सभी प्लैनेट सन के अबाउट इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। ये समझ लीजिए, यहाँ ये प्लैनेट है, यहाँ ये ये हमारा मेजर एक्सिस, ये हमारा माइनर एक्सिस। इसके एक फोकस पे सन रहता है, एक फोकस पे सन है। और जो प्लैनेट मूव कर रहा होता है वो इस इलेक्ट्रिकल पाथ को फॉलो कर करके सन के अराउंड मूव कर रहा होता है। तो पहला जो केपलर्स लॉ का रूल हुआ कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। मैं लिख देता हूँ कि ईच प्लैनेट इन एन इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें। अच्छा, अब जो हम देखें कि इस इलेक्ट्रिकल ये जो इलेक्ट्रिकल पाथ है ऑर्बिट है, इस पे जो सन से सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है वो है हमारा ये पॉइंट। ये पॉइंट सन से सबसे क्लोज है। और इस पॉइंट को जो कि जहाँ पे जब ये प्लैनेट मूव कर कर करके आता है और यहाँ पे ये सन से क्लोजेस्ट होता है, सबसे नजदीक होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पेरिहेलियन। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी। और यही प्लैनेट जब मूव करते 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 यहाँ सबसे नजदीक, फिर इसकी दूरी सन से बढ़ती जाती है, बढ़ते 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 जब मेजर एक्सिस के इस पॉइंट पे आता है तो यहाँ सन से ये फारदेस्ट हो जाता है, सबसे ज्यादा दूर हो जाता है। और इस पॉइंट को हम लोग करते कहते हैं एपिहेलियन। ये आपको थोड़ा जान लेना जरूरी है।
यहाँ के बाद हम बढ़े केपलर्स लॉ की सीरीज में। तीन इंपॉर्टेंट लॉज हैं। पहला लॉ हो गया लॉ ऑफ ऑर्बिट। जान लीजिए ये सारे प्लैनेट सन के अबाउट जो इनका ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। बढ़े हम लोग आगे। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। आप ये देखें कि जो ऑर्बिटल मोशन है, फोर्स इज ऑलवेज सेंट्रल। ऑर्बिटल मोशन में फोर्स इज ऑलवेज सेंट्रल। यहाँ पे आप ये रिकॉल करिए कि जो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उस समय भी हम लोगों ने देखा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बिल्कुल सेंट्रल फोर्स ही होता है। मतलब सेंटर ऑफ मास के एक बॉडी से सेंटर ऑफ मास के दूसरी बॉडी के बीच में ही इंटरेक्शन होता है। अब सेंट्रल फोर्स होने के चलते क्या होता है कि चूंकि फोर्स, जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, वो सेंटर से पास करता है, तो कोई टॉर्क जो है सिस्टम में जनरेट नहीं होता है। टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। और इस टॉर्क के जीरो होने से क्या होता है कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है हमारा। हम एक बार पीछे चले। ओह सॉरी, हम थोड़ा आगे आ गए। मैं थोड़ा आगे आ गया था बस। वही मुझे लग रहा था। सेकंड। नहीं, आगे नहीं, ठीक ही है। चलिए इसको देख लेते हैं। क्योंकि सेंट्रल फोर्स है, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इट पासेस थ्रू द सेंटर, सो देयर इज नो टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। टॉर्क जीरो होने का क्या नतीजा होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में कि जब टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर planet near sun will move faster than at the farthest point। पीछे बैक हो। ये देखिए पोजीशन, जो पेरिहेलियन पोजीशन है, पेरिहेलियन पोजीशन पे जब ये प्लैनेट पहुंचेगा यहाँ पे, तो इसके इसका जो मूवमेंट होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, यहाँ पे तेज होगा। बजाय कि जब ये दूर है तो यहाँ की अपेक्षा जो इसका जो ऑर्बिटल मूवमेंट होगा, यहाँ पे ये स्लो होगा, पेरिहेलियन पे फास्ट होगा। तो इस पॉइंट का हमारा क्या मीनिंग निकला कि प्लैनेट नियर सन विल मूव फास्टर। कहाँ पे फास्ट करे होगा, ये फास्टर होगा आपका पेरिहेलियन पे। और स्लोअर कहाँ होगा, जो फारदेस्ट पॉइंट है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप आगे और देखिए कि ऑल्सो फोर्स बीइंग सेंट्रल एंड मूवमेंट बीइंग टेंजेंशियल, नो वर्क इज डन इन ऑर्बिटल मोशन। वर्क डन का जो हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट है, वर्क डन कब होता है। वैसे हम सिंपली जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, हम जानते हैं ना बहुत। तो बेसिक सबसे कॉन्सेप्ट है वर्क डन का। लेकिन अगर फोर्स, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो इसका जो अपने अपने लोकेशन से शिफ्टिंग है, ये डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स के डायरेक्शन में है, तब तो हम लोग सिंपली फोर्स इंटू टी कर लेते हैं। और अदरवाइज क्या करते हैं, अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और इसका कंपोनेंट देखते हैं कि ये अगर फोर्स का डायरेक्शन है, ये इसका जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स के डायरेक्शन में देखते हैं कंपोनेंट। फिर ये पोर्शन के साथ फोर्स को जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो वर्क डन देता है। फिर अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो वर्क डन हमारा होता है जीरो, क्योंकि कोई कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता नहीं है। यहाँ यही बातें कही गई हैं कि फोर्स बीइंग सेंट्रल, फोर्स जो है वो सेंट्रल है और मूवमेंट टेंजेंशियल है। तो जाहिर सा बात है, आप बैक स्लाइड पे आए, मैं दिखाऊं। फोर्स जो है प्लानिटरी मूवमेंट में फोर्स सेंट्रल है,
फोर्स सेंट्रल का मतलब हुआ फोर्स जो है प्लैनेट और सन के बीच लग रहा है, और मूवमेंट इसका टेंजेंशियल है। तो बात वही हो गई, जब फोर्स सेंट्रल और मूवमेंट टेंजेंशियल, तो वर्क डन जो है जीरो। इसलिए प्लानिटरी मूवमेंट में आप ये मान करके चलें कि वर्क डन जो है जीरो। तीन चीजें यहाँ से निकल रही हैं। फर्स्ट, कोई टॉर्क नहीं जनरेट होगा क्योंकि फोर्स जो है सेंटर लाइन से पास करता है, सेंटर पॉइंट से। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये याद रखिए। जो पेरिहेलियन पे है, पेरिहेलियन पे मूवमेंट फास्टर होगा, माने प्लानेट जो है, मींस प्लानेट जब सन के नजदीक आएगा तो वो बहुत तेज मूव करेगा, और सन से जितनी दूर जाएगा उसका स्पीड ऑर्बिटल मूवमेंट उतना स्लो होता जाएगा। प्लस इस पूरे मूवमेंट के दौरान कोई वर्क डन नहीं होगा, कारण ये स्थिति ये एग्जिस्ट करती है कि फोर्स अगर सेंट्रल है और मूवमेंट टेंजेंशियल है तो कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वही कंसेप्ट वही है जो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में यहाँ यही दिखाने की कोशिश की गई है। आप ये देखें कि एक प्लैनेट यहाँ पे है, दूसरा प्लैनेट यहाँ पे है, और जो मूवमेंट है देखिए, सन यहाँ, पहला प्लैनेट अगर हम लेते हैं तो इसका पाथ ये है, ये ऑर्बिटल है। इसका जो है एक फोकस पे सन है, और ये जो प्लैनेट है ये अपना प्लैनेट वन इस ऑर्बिटल पाथ को लेकर करके मूव कर रहा है। फिर हमारे प्लानिटरी सिस्टम में, सोलर सिस्टम में, सन के अराउंड मल्टीपल प्लैनेट्स, कई सारे प्लैनेट्स हैं जो मूव कर रही होती हैं। सेकंड प्लैनेट की बात करें, इसके लिए भी जो इलेक्ट्रिकल पाथ है देखिए ये फॉलो कर रहा है। सन इसके फोकस पे है, इसका जो मेजर एक्सिस है ये है, और इसके फोकस पे सन है, और ये प्लैनेट इस पाथ को फॉलो कर रहा है। यहाँ यही दिखाया गया है कि इसी तरीके से और भी जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड, सन फोकस पे रहता है और सभी प्लैनेट्स जो हैं अपने इलेक्ट्रिकल पाथ के अराउंड मूव कर रहे होते हैं। केप्लर्स लॉ का जो सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज कहता है इसमें, लॉ ऑफ एरिया में, कि पहले तो आप सिंपली ये जाने कि कोई एक प्लैनेट है, यहाँ जो पिक्चर में डिपिक्ट हम कर रहे हैं, हमने एक प्लैनेट की ऑर्बिट ली है। हमने किसी एक प्लैनेट का मूवमेंट जो है दिखाने का कोशिश किया है इस डायग्राम में। सन जो है यहाँ फोकस पे है, सन फोकस पे है, इलिप्टिकल पाथ जो है प्लैनेट फॉलो कर रहा है, सन फोकस पे है। एक ना हो तो हम एक्सिस ड्रॉ कर लें, यही हमारा मेजर एक्सिस हो जा रहा है। अब लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, कोई भी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट, हम उसके मूवमेंट को देख रहे हैं, और उसके दो पोजीशन के लिए हम क्या करें कि उसको, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के लिए हम उसको एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दें। ये इमेजिनरी लाइन यहाँ यही कुछ इस तरीके से दर्शाया गया है। सपोज कीजिए जो प्लैनेट है मूव कर रहा है, एक बार ई पोजीशन पे है और सब्सिक्वेंटली एफ पे है, तो हमने इसको एक इमेजिनरी लाइन से ऐसे ऐसे जोड़ा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कुछ एरिया स्वीप करता है, यहाँ से यहाँ तक एरिया स्वीप किया। फिर यही प्लैनेट अपने ऑर्बिट में, अपने पाथ पे, इलेक्ट्रिकल पाथ पे सन के नजदीक आया, और फिर ये कॉरस्पॉन्डिंग दो पोजीशन आता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग दो पोजीशन आता है, एक ये है ए और एक बी। फिर इसको हम इमेजिनरी लाइन से जोड़ दें, ये एरिया स्वीप करता है यहाँ पे। फिर यही पाथ मूव करते हुए एक और तीसरा पोजीशन लेता है, ये आता है हमारा सी और डी। फिर हम इसको इमेजिनरी लाइन से जोड़ें, और ये एरिया स्वीप करता है। अब लॉ ऑफ एरिया यहाँ पे ये कहता है कि जो प्लैनेट मूव कर रहा है अपने इलेप्टिकल ऑर्बिट में, उसके साथ अगर हम ये देखें कि जो टाइम है फ्रॉम ई टू एफ, जो टाइम है फ्रॉम ए टू बी, जो टाइम है सी टू डी, अगर ये सब आपस में बराबर हैं, इसको ऐसे दिखा दें हम, टाइम ई टू एफ मतलब प्लैनेट को
ई पॉइंट से ए पॉइंट तक जाने में जितना समय लगा वो बराबर है टाइम ए टू बी जाने में। और फिर प्लैनेट को अगर सी से डी तक जाने में भी जो टाइम लगा वो बराबर है ए टू बी और ई टू एफ जाने में। तो केप्लस लॉ का लॉ ऑफ एरिया ये कहता है, सीधा सा आप जान ले, कि जो अगर टाइम सेम है तो हर पोजीशन के लिए जो एरिया स्विप कर रहा है, पहला ये एरिया देखिए, अगर ये एरिया हम लेते हैं, यहाँ इसको दूसरे कलर से इंडिकेट कर दे, यहाँ अगर इस एरिया को हम लेते हैं A1, ये एरिया हमारा अगर A2, और ये एरिया हमारा अगर A3 है, और टाइम अगर सब सेम है, तो आप ये कह लेंगे कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3। यही केप्लर्स का लॉ ऑफ एरिया कहता है, सिंपली कि प्लैनेटरी मूवमेंट में ऑर्बिटल जो मूवमेंट है प्लैनेट का इलिप्टिकल पाथ में, अगर हम इक्वल टाइम ले तो इक्वल टाइम में प्लैनेट जो एरिया स्विप करता है वो इसके हर पोजीशन हर सिचुएशन में इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ही स्विप करेगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। फर्दर थोड़ा तेजी से बढ़ते हुए हम लोग आगे चलें। अब है लॉ ऑफ पीरियड। थोड़ा लगता है छोटा लिखा गया है, बट यहाँ जो है लॉ ऑफ पीरियड है, तीसरा इसका जो रूल है, थर्ड रूल, लॉ ऑफ, मैं बड़ा लिख देता हूँ, लॉ ऑफ लॉ ऑफ पीरियड क्या है? लॉ ऑफ पीरियड कहता है कि हमारा इलिप्टिकल पाथ हो गया, एक पॉइंट पे हमारा सन हो गया, यहाँ हो गया प्लैनेट। अब कहता है जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ पीरियड, कि ये प्लैनेट हमारा रिवॉल्व कर रहा है, कि इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टी जो है अगर टाइम पीरियड है, टी टाइम पीरियड मतलब कहीं से स्टार्ट करे, यहाँ से स्टार्ट करे और घूम करके फिर से यहाँ पहुंचने में जो समय लगे, यहाँ से स्टार्ट करे घूम के यहाँ पहुंचने में जो समय लगे, यहाँ से स्टार्ट करे घूम के यहाँ पहुंचने में जो समय लगे, दिस इज व्हाट द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। फर्दर देखें, ये हमारा मेजर एक्सिस, ये हमारा माइनर एक्सिस, और ये हम लोग एलिप्स की प्रॉपर्टीज के दौरान पढ़े थे कि ए जो है हमारा क्या हुआ, सेमी मेजर, सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है। ओके। अब आप देख लीजिए कि लॉ ऑफ पीरियड, केप्लस का लॉ ऑफ पीरियड कहता है, दोनों के बीच का रिलेशन बताता है कि टी का जो स्क्वायर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, मतलब टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ओके, यहाँ तक हम लोग जान गए। ये तीनों लॉ कंठस्थ कर लें आप, बिल्कुल। पहला तो सिंपल है कि सारे प्लैनेट जो है वो ऑर्बिटल मूवमेंट में इलिप्टिकल पाथ पे है। सेकंड, हम लोगों ने लॉ ऑफ एरिया देखा कि इक्वल टाइम में जो एरिया स्विप करेगा प्लैनेट वो बिल्कुल बराबर होगा। तीसरा, हम देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होगा। क्लियर? और आगे बढ़े आप। अब ये देखें कि टाइम पीरियड निकालने का एक जो है हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लें। और कैलकुलेशन भी कैसा, सर्कुलर ऑर्बिट के साथ। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको मान के चला है कि सर्कुलर ऑर्बिट है। सर्कुलर ऑर्बिट में हम लोग देखें सिंपली, ये मान लीजिए आप अर्थ है, और यहाँ पे एक
सैटेलाइट है छोटा सा मास का, जो अपना इसके ऑर्बिटल ऑर्बिट में अपने ऑर्बिटल मूवमेंट में है, मूव कर रहा है। ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। सिंप्लीफिकेशन हमने पहले ही इंडिकेट कर दिया है कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। और एक इंडिकेशन और आप ले ले कि भाई जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो अर्थ के सेंटर से आर दूरी पे है, ये भी हमने ले लिया। अब आप देखिए कि ये मूवमेंट कैसे पॉसिबल है। मूवमेंट पॉसिबल है कैसे? इनिशियली हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो ग्रेविटेशनल बैलेंस कैसे हो पाता है, और जो हमारा सैटेलाइट है वो अपने सर्कुलर पाथ को ही क्यों फॉलो करके रखता है। सिंपल सा बात कि सर्कुलर मोशन में हम लोग को एक सेंट्रीब्यूटल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा ये प्रोवाइड करता है अर्थ, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आउटवर्ड। इन दोनों को हम लोग को बैलेंस कर लेना होगा। तो यहाँ पे जो हम इक्वेशन डिराइव करना चाह रहे हैं वो हम डिराइव कर लेंगे, सीधा सा बात। अब चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा जी, अर्थ का मास m, छोटा मास m अपॉन आर स्क्वायर। और ये इसकी अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी v जीरो ले लें तो ये हो जाता है हमारा m v जीरो स्क्वायर बाई आर। यहाँ से आप देखिए v जीरो हम लोग निकल जाता है जी एम बाई आर, रूट अंडर जी एम बाई आर। ये एक बार हम पहले भी थोड़ा सा इसको एक्सप्रेस किए थे, एक्सप्लेन किए थे। इसको आपको याद भी रखना चाहिए सर्कुलर पाथ के लिए। अच्छा, एक चीज और देखें हम कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या है। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज दिस? इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम यहाँ क्या एग्जिस्ट कर रहा है? मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी एम बी जीरो। और मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? जैसे फोर्स का मोमेंटम हम लोग निकालते थे ना, मान लीजिए कि ये हमारा फोर्स लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट, ये आर डिस्टेंस पे है, तो इसके अबाउट जो मोमेंटम निकालते थे हम लोग एफ इंटू आर निकालते थे। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम इस केस में क्या हो गया? मोमेंटम हुआ एम बी, एम बी जीरो मोमेंटम का डायरेक्शन हुआ वी के डायरेक्शन में, और इससे इसकी दूरी आर है। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम जो कि एंगुलर मोमेंटम है वो हो गया एम वी जीरो आर। एंगुलर मोमेंटम हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एम वी जीरो आर। ठीक है, एम वी जीरो आर हो गया। और वी जीरो हम जान ही रहे हैं ऊपर से, हम इसको लिख सकते हैं एम आर जी एम बाई आर। ये हमारा स्पष्ट हो गया। अब देखिए आप टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? हम लोग किसी भी चीज का टाइम पीरियड क्या निकालना है कि सपोज कीजिए कि ये जो सेटेलाइट है यहाँ से स्टार्ट करता है, इसको पूरा घूम के आने में कितना समय लगता है। तो बहुत अच्छी बात है, समय निकालने के लिए हम एक काम करेंगे कि ये पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकाल लें, और इसमें इसके इसकी स्पीड से डिवाइड कर दें, तो हमारा टाइम पीरियड निकल गया। तो टाइम पीरियड क्या? टाइम पीरियड हो जाएगा, डिस्टेंस कितना आपने पाथ पे फॉलो करता है ये हो जाएगा आपका टू पाई आर। सीधा सा बात, टू पाई आर। और नीचे जो इसकी स्पीड से हम डिवाइड कर दें समय निकालने के लिए, वो है वी जीरो। तो ये हमारा अल्टीमेटली आ जाता है टू पाई आर अपॉन रूट अंडर जी एम बाई आर।
ये आप इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 pi r⁴ अपॉन रूट अंडर gm। अब आप यहाँ देखें कि t हमारा ये निकल गया। t क्या निकला? टाइम पीरियड। अब एक और जस्ट एक्सप्लोर करने की चीज है कि अगर हम t को स्क्वायर कर दें, t का स्क्वायर कर दें, तो हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाता है? इसको भी स्क्वायर कर लें, 2 का 4, पाई का स्क्वायर, 3/2 है तो ये r³ और नीचे हमारा हो जाएगा gm। इसमें ये पूरा का पूरा हमारा कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट को हम आउट करें तो हम बड़ा सिंपली लिख सकते हैं कि t, इससे इन्फर कर सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r³। अब आप देखिए, जो लॉ ऑफ पीरियड कैप्टर ने कहा था कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इसके जो है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होता है। कुछ इस तरीके का रिफ्लेक्शन मैथमेटिकल यहाँ पे आप पा रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़े हम। देखिए आगे की स्लाइड्स में क्या है। आ, हाँ, एनर्जी वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स। एक और चीज आपको बता दें हम इससे जुड़ा हुआ, जो हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाला है, यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑर्बिट में फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं कि ये जो सैटेलाइट मूव कर रहा है, इसके साथ पूरी एनर्जी क्या है इसके ऑर्बिट में, टोटल एनर्जी इन ऑर्बिट। 1 मिनट में इसको जस्ट पास करते हैं। टोटल एनर्जी इन ऑर्बिट क्या क्या है? पहला चीज तो काइनेटिक एनर्जी है जिससे वो मूव कर रहा है, ½ mv0 स्क्वायर। और एक पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं, जो पिछला फॉर्मूला आप याद करिए, Gm m अपॉन आर। V0, प्रीवियस स्लाइड में जाइए, V0 आपका आया है √Gm/r। इसको अगर हम इसमें पुट कर दें, ये हमारा फाइनली आ जाता है -Gm/2r। ये पोटेंशियल एनर्जी पार्ट, ये काइनेटिक एनर्जी पार्ट। अब आप देखिए जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है टोटल एनर्जी का, इससे इसको अगर हम मैच करें तो देखेंगे कि इसका हाफ जो है एनर्जी टोटल एनर्जी रहता है, एक्सप्रेशन वाइज, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाइज। ये जस्ट आपके नॉलेज की लिए हुआ। अब इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में हम आए कि एनर्जी वेरिएशन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में कैसे होता है। इलेक्ट्रिकल फाइनली मूवमेंट तो सारा इलेक्ट्रिकल पाथ पे ही होना है। सन, प्लैनेट मूव कर रहा है। यहाँ भी स्थिति वही है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? ½ mv²। v जो है अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी मानते हैं हम, और p जो है टोटल एनर्जी। जब भी बात होगी तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, Ke + p। ये कंसेप्ट तो आपको हमेशा लेके चलना है ऑर्बिटल पाथ में। अब दिक्कत क्या है कि हम लोगों ने सर्कुलर पाथ के लिए निकाला था कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है v0, दैट इज इक्वल टू √Gm/r। इसको आप कभी इलेक्ट्रिकल पाथ में नहीं लगाइएगा। वो डेरिवेशन हमारा सर्कुलर पाथ के लिए था इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में, नॉट टू, नॉट क्या, नेवर टू बी।
ये लागू नहीं होता है। ये आपको लाल से मैं घेर रहा हूँ याद रखने के लिए। ये पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। एक टेबल बना हुआ है जिसमें तीन जो कॉलम्स हैं। पहला कॉलम दिखाता है, सॉरी सॉरी, आर, सेकेंड काइनेटिक एनर्जी, और थर्ड जो है वो पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल पाथ पे प्लैनेटरी मोशन में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो सैटेलाइट है, प्लैनेट है, वो जैसे जैसे सन के पास जाता है, नजदीक होता है, वो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। सन के पास जाने का मतलब क्या हुआ कि जो आर फैक्टर है ये रिड्यूस हो रहा है। हमने एरो से नीचे दिखाया है, आर रिड्यूस हो रहा है, सन के नजदीक जाएगा। सन के नजदीक जाने पे इसका स्पीड बढ़ जाता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये जो है आप देखिए काइनेटिक एनर्जी, इसलिए हमने दिखाया इंडिकेट बढ़ते हुए। और चूंकि आर रिड्यूस होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इसका रिड्यूस हो जाता है। फर्दर आप देखिए कि अगर आर बढ़े, हालात जो है यहाँ से मूव कर करके आगे आए, तो यहाँ फिर जो है प्लैनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी गिरता है, और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रेज हो जाता है। बट इन टोटल जो टोटल एनर्जी है के ई और पी का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिकल पाथ पे और वाइटल मोशन में मेंटेन रहता है हमारा। आगे बढ़े। अब जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के बारे में थोड़ी बातें बता दें आपको कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है क्या। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट हम लोग सुनते हैं कि हम लोगों ने, भारत ने सेटेलाइट छोड़ा, दूसरे कंट्रीज ने भी छोड़ा। ये R&D जो कुछ रिसर्च, कुछ डेटा कलेक्शन के लिए, मौसम की जानकारी, या फिर हम लोग जो है जो आजकल बहुत इजीली बात कर पाते हैं माइक्रोवेव ऑपरेशन में मोबाइल वगैरह से, तो उसके लिए सेटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है। और हम लोग आए दिन सुनते भी हैं कि सेटेलाइट छोड़ा गया है। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट अब क्या है? सेटेलाइट तो ऐसे कोई भी किसी भी प्लानट के अबाउट अगर कोई ऑब्जेक्ट मास सेटेलाइट है तो वो मूव कर रहा हो तो सेटेलाइट कहलाता है। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के साथ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस फिक्स है कि वहीं पे जब वो रहेगा तो वो जियो स्टेशनरी कहलाएगा। अब जियो स्टेशनरी कहने का मतलब क्या है कि अगर ये अर्थ है, हम यहाँ पे खड़े हैं और कोई सेटेलाइट जो है अपने पाथ में मूव कर रहा है, आई विल, अर्थ के साथ अर्थ का अपना जो है रोटेशन है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है वो, हम लोग जान ही रहे हैं। अब ये जो सैटेलाइट अर्थ के अबाउट है, हम जब यहाँ खड़े हैं तो हम लगातार उसको, मेरे सामने ही है वो, इसका पोजीशन अर्थ के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। मतलब पहला लाइन आप देखिए कि सैटेलाइट विच appears टू बी स्टेशनरी फॉर ए पर्सन ऑन द अर्थ। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमको लगेगा कि वो सैटेलाइट स्थिर है। ये कुछ ऐसा हुआ कि रेस्पेक्ट में, जैसे हम दो दो व्हीकल्स रोड पे चल रही हैं पैरेलल, पहली गाड़ी भी अगर भी स्पीड से है, दूसरी गाड़ी भी स्पीड से है, तो पहली गाड़ी में बैठा हुआ आदमी दूसरी गाड़ी को देख के क्या कहेगा कि वो स्टेशनरी है। सिमिलरली दूसरा गाड़ी का आदमी पहले गाड़ी के आदमी को देख के यही कहेगा कि स्टेशनरी है। इस कारण इसका सिंपली यही है कि दोनों जो है वी स्पीड से मूव कर रहे हैं, दोनों सिमिलर स्पीड से मूव कर रहे हैं। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट में कंसेप्ट यही है कि अर्थ पे खड़ा हुआ कोई आदमी, उसको लगेगा कि ये जो सेटेलाइट है, ऑल्दो ये अपने पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन इसको खड़ा हुआ आदमी को लगेगा कि ये स्टेशनरी है। ठीक है। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के साथ दूसरा इंपॉर्टेंट कि ऑर्बिट इज सर्कुलर। ये कोई हमारे सोलर सिस्टम का प्लानिटरी मूवमेंट नहीं है। हम लोग पर्पसली अपने साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए अब जो सेटेलाइट लॉन्च करते हैं अर्थ के अबाउट,
ये हमारे सर्कुलर पाथ में ही होता है, ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और चूंकि स्पीड वाला कंसेप्ट हमने अभी बताया, तो तीसरा जो पॉइंट है कि सेम एंगुलर वेलोसिटी एज दैट ऑफ अर्थ एंड द सेम डायरेक्शन दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। खड़े आदमी को अगर दिखना है कि सेम पोजीशन पे है, तो जाहिर सी बात है कि जो गति अर्थ फॉलो कर रहा है अपने एक्सिस पे रोटेशन के लिए, जिस एंगुलर वेलोसिटी से है, वही चीज इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, इनफैक्ट डायरेक्शन भी होना चाहिए वही। तभी इस आदमी को लगेगा कि ये सैटेलाइट हमारा स्थिर है, फिक्स्ड है। आगे बढ़े। सेम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सेम एज अर्थ 24 आवर्स में, ऑल्सो ने उसका रिवॉल्यूशन, अर्थ अपने एक्सिस पे जो है रोटेट कर जाती है 24 घंटे में। और तो उस सर्कुलर पाथ में जो इसका है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सैटेलाइट का, ये भी 24 घंटे का होगा। इसको हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिए। और एक अप्रोक्सीमेट हाइट जो है वो करीब 35,600 किलोमीटर का होता है अर्थ के सरफेस से। अर्थ के सरफेस से 35,600 किलोमीटर होता है। अब थोड़ा सा एक हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के पहले आप थोड़ा सा आइए पिछले स्लाइड पे। पिछले स्लाइड पे हम्म आपने देखा, यहाँ आप देखिए इस इक्वेशन को जस्ट रिकॉल करिएगा। यहाँ हम सर्कुलर ऑर्बिट लेके चल रहे थे, अभी हमने आगे पढ़ा भी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च भी करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। तो ये इक्वेशन आप थोड़ा रिकॉल कर लीजिए कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वहां पहुंचते हैं। हम्म क्या है, टी स्क्वायर जो था हमारा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम। ये हम बात कर रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के मूवमेंट के बारे में। ये अर्थ से इसकी दूरी आर। अब हमने कहा कि जो भी मूवमेंट इसका अर्थ के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, और अर्थ जो है 24 घंटे में कंप्लीट कर लेता है अपना रोटेशन एक्सिस पे। दिस 24 घंटा जो है, दिस 24 आवर्स इज इक्विवेलेंट टू, इट इज 864 सेकेंड्स। ठीक है। अब इक्वेशन में आ जाइए। यहां से हम आर जो है कह सकते हैं, पहले आर क्यूब पे आइए, जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, henceforth r is gm t square upon 4 पाई स्क्वायर, 1/3 पावर आ गया इसका। इस पूरे इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे भी एक काम करें आप, इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई कर लें। इसको हम लिख लें जी एम, एक आर स्क्वायर इंट्रोड्यूस करें नीचे। नीचे हमने किया इसलिए आर स्क्वायर ऊपर गया, टी स्क्वायर ऊपर आया अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये आया, इसका पावर हमारा 1/3। ये सिंप्लीफाई करिएगा आप, तो जी एम बाई आर स्क्वायर हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नियर अर्थ सरफेस, आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर का 1/3 यही होगा। आर स्क्वायर टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। हाँ, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, टी का वैल्यू आपको टाइम पीरियड मिल ही गया है। यहाँ से आर आप अर्थ का रेडियस जो 6400 है वो प्लेस करें।
तो जो आर की वैल्यू आ जाती है हमारी, वो आ जाती है करीब 42,42,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट है। ठीक है। और आर, यहाँ पे जो आर हमने लिया है, ये आर, ये है करीब हमारा 6400 किलोमीटर। तो हाइट एबव अर्थ सरफेस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा आर माइनस आर, यही हमारा आ जाता है 35,600 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है जनरल अप्रोक्सीमेशन रखने के लिए। आगे बढ़िए। एंड है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए, चैनल को देखिए। मैं थोड़ी कंसेप्चुअल चीजें बताता हूँ। कई बार बच्चों को लगता होगा कि कुछ ज्यादा है, नहीं है, पता नहीं। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को बेस्ट इंफॉर्मेशन, बेस्ट जानकारी विषय के मामले में दूं। आप इसको पढ़िए, पूरी तन्मयता लगन के साथ पढ़िए, नोट्स बनाइए, फॉर्मूला कॉपी जरूर बनाइए। फॉर्मूला जो है, एक शेड्यूल तय करिए कि वीक में एक बार एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का जो है फॉर्मूला जरूर रिवाइज करिए। थोड़ा मेहनत करना है, फिर एक बार सक्सेस मिल जाएगा तो आप लाइफ में आगे उन्नति करते ही रहेंगे।